नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना के तहत एमएसएमई को 2500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2,505 करोड़ का लोन वितरित किया और 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि रोजगार में आत्मनिर्भर बनाना हमारा मकसद है। कोरोना संकट पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी कोशिशों का नतीजा है कि आज प्रदेश में सिर्फ 3,600 एक्टिव केस रह गए हैं। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच है और जीविका जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, इसलिए हमें जीवन और आजीविका दोनों को बचाना है। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं। 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाई रखनी है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है, एक सुरक्षा कवच है, हमें बताना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जीवन के साथ साथ जीविका भी बचे, इसकी भी चिंता करनी है। तो जीवन को बचाने के लिए और जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ, जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा माध्यम है और जीविका को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पैकेज घोषित हुआ था वह सबसे बड़ा सहारा है। इन दोनों को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। और बात करते एक और बड़ी खबर की। धर्मांतरण केस में इस्लामिक दावा सेंटर का नाम आने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस्लामिक दावा सेंटर पर फंडिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के एक एनजीओ से फंडिंग हुई है, वहीं कतर, कुवैत से भी फंडिंग की बात सामने आई है। दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई से भी फंडिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी जानकारी सामने आई है। धर्मांतरण केस में इस्लामिक दावा सेंटर का नाम आने के बाद हर रोज जो खुलासे हो रहे हैं, उसी कड़ी में इस्लामिक दावा सेंटर पर फंडिंग को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका के एक एनजीओ से फंडिंग की बात हुई है। इसके अलावा कतर, कुवैत से भी फंडिंग की बात सामने आ रही है। दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई से भी फंडिंग किए जाने की बात अभी तक की जांच में सामने आई है। किन किन स्रोतों से पैसे आए, किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हम लोग जो प्रोफाइलिंग की है, उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 की टीम अल हरम एकेडमी पहुंची। क्या परतें वहां से खुलकर सामने आई हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। मामले में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर से जो जानकारी मिली है, जो बैंक खातों की जानकारी अभी तक मिली है इस्लामिक दावा सेंटर के, उनमें लखनऊ के भी एक इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया है। अल हरम एजुकेशनल सोसाइटी नाम बताया जा रहा है कि यहाँ से भी फंडिंग हुई आईडीसी को। इस सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बता दें और सोसाइटी का क्या नाम है, क्या काम करती है? सैदुल हसन नाम है हमारा। सोसाइटी या अल हरम एकेडमी वो है और पढ़ाई चलती है इसमें। तो जबकि 2 साल से तकरीबन दूसरा साल शुरू है, 2 साल हो गए हैं जब से, तो कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई पढ़ाई ना खुला हुआ है, सब बंद चल रहा है। हम ही इसमें जो भी देख रेख सब करते हैं, इसके को हैं। तो इसको क्या कहा जाए, ये मदरसा है यहाँ पर इस्लाम या धर्म दीन से संबंधित, या आईसीएसई, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई? ये स्कूल है, ये धर्म से, किसी के धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, ये स्कूल है। किस किस बोर्ड की पढ़ाई होती, किस क्लास तक का है कुछ? इसके बारे में नहीं हम बता सकते हैं, हम तो एक कर्मचारी हैं छोटे।
स्कूल है अगर तो किस क्लास तक का है, कि फर्स्ट से 10th तक है, 5th तक है? इसमें अरबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ यही सब पढ़ाई होती है। मदरसों में जो पढ़ाई होती है, क्या मदरसों की तरह दीनी तालीम? जी, दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी भी तालीम होती है। दीनी दुनियावी दोनों हैं। इसके मालिक कौन है? नजीबुल हसन साहब हैं। क्या अभी तक पुलिस, ATS या किसी एजेंसी ने यहाँ पर आपसे संपर्क किया हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जो नजीबुल हसन साहब हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि नजीबुल हसन साहब से बातचीत हुई या नहीं हुई, लेकिन हमसे कोई संपर्क इस मामले में नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे या रेजिडेंशियल है, यहाँ पे हॉस्टल है, यहीं पर रहते थे बच्चे, ऐसा कुछ? नहीं, हॉस्टल था। बच्चे पढ़ने जो आते थे थोड़े बहुत ऐसे ही इलाके के 1-2 बच्चे, 10-5 बच्चे आ जाते थे बस। 1 साल शुरुआत का इसकी पढ़ाई चली, लॉकडाउन लगा, जब से सब बंद है, कोई इसका वही नहीं है। कितना पुराना है ये एकेडमी? ये तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। कितने बच्चे पहले पढ़ रहे थे? लॉकडाउन से पहले क्या यार रेगुलर पढ़ाई होती थी यहाँ? लॉकडाउन से पहले ही जो भी पढ़ाई हुई हो, साल भर तक जो भी इसमें बच्चे आ रहे हों, अब उसके बारे में तो हम नहीं, उसकी गिनती हमारे पास है कि कितने थे, 10 थे, 20 थे, 50 थे। नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आपका हॉस्टल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो 10-20 बच्चों से तो काम नहीं चलता हो। बात तो सही है आपकी। बाकी जो है इसके बारे में पढ़ाई तो हमारे वहाँ चलती थी, 1 साल पढ़ाई चली, बाकी कोई ऐसा वो नहीं हुआ। तो ये अल हरम एजुकेशन जो सोसाइटी, उससे जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, केयर टेकर आप कहा जा सकता है इनको, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। 5 साल पुराना ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, इनको दीनी तालीम, दुनियावी तालीम भी दी जाती थी। इनका ये कहना है कि अभी तक ATS या पुलिस ने इनसे संपर्क नहीं किया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कानपुर में दहशत के साए में कई हिंदू परिवार जीने को मजबूर हैं। इनके मन में डर इतना बढ़ गया है कि वो पलायन की बात कर रहे हैं। लोगों ने मकानों के बाहर घर बिकाऊ है का बोर्ड लगा रखा है। दरअसल रेल पटरी इलाके में छेड़छाड़ के मामले में कुछ लोगों को जेल की सजा हुई थी। लोगों का कहना है कि वो सभी आरोपी जेल से छूटकर वापस आ रहे हैं और इसी डर के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश में जुट गया है। और एक बड़ी खबर कानपुर से, आरोपियों पर गैंगस्टर लगेगा। धर्मांतरण नहीं करने पर पलायन के दबाव के मामले में अपडेट आया है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का बयान है, धमकी मिलने को लेकर FIR दर्ज की जा रही है। माहौल खराब करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। DCP वेस्ट को जांच के लिए मौके पर भेजा भी गया। मिली है या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके एक FIR दर्ज किया जा रहा है और जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और कानपुर का हर नागरिक जहाँ रहना चाहता है वहाँ पर रहने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं क्रिएट कर सकता। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को डिप्टी CM बनाने की मांग की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन्हें डिप्टी CM का चेहरा घोषित कर चुनाव में उतरना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। 22 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा है कि हमें उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM का पद दिया जाए क्योंकि हमारा वोट बैंक 18% है। खुद डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तरह 2022 की तैयारी, और आपने बयान दिया कि आपको डिप्टी CM का पद चाहिए, तो ओम प्रकाश राजभर भी थे, देखिए उनको पार्टी ने हटा दिया, अपना दल है उनको भी मंत्री यहाँ नहीं बनाया, वहाँ भी नहीं बनाया, तो आपको लगता है कि आपको डिप्टी CM का पद दिया जाएगा? क्यों मांग रहे हैं डिप्टी CM पद? देखो, हम तो उन्हें मांग नहीं रहे। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूँ कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अब सबको
बना के देख लिए हो। आज देख लीजिए त्रिस्तरीय, तो खुद ही कह रहे कि हम 300 पार अकेले जीतेंगे। भाई आप त्रिस्तरीय चुनाव में देख लो कि एक को जिला अगर उनके साथ हो, पूरे अपने बहुमत से, उनसे आप सुल्तानपुर देख लो, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हमारे जिला पंचायत सदस्य। 2022 में कितनी सीटें मांग रहे हैं? भाई मैं तो उनसे ये कहा कि पहले हमारे जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो हल करो, सीटें जो हमारे संख्या के हिसाब से बनती है, हमारा आरक्षण दे दो, तो जितनी आप दे दो उसने हम संतोष कर लेंगे, लेकिन हमारे समाज का पहले मुद्दा हल करो। भाई अपना दल 12, ओम प्रकाश राजभर 8, आप कितनी सीटें मांग रहे हो? डिमांड मैं केवल आरक्षण मांग रहा हूँ, मेरा जो लिखा हुआ संविधान में है उसे दूर कर दो। मैं अपने समाज के जो संघर्ष कर रहा हूं, मैं आरक्षण मांग रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी सीट दे दें। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी एक यही तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है कि कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। जो आपने लगवाया क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बदलते दौर में इस लोकोक्ति को सच होते देखना हो तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार चले आइए और देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कैसे शहरों के अलावा गांव-गांव तक टीका पहुंचाया जा सकता है। अलीपुर द्वार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा ये गांव अदमा है। यहाँ पहुंचने के दौरान ही जंगल और पहाड़ियों की पगडंडियों से गुजरते हुए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर भूटान की सीमा से लगे इस गांव तक पहुंचना क्यों इतना कठिन है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने के लिए अलीपुर द्वार के डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा दल बदल के साथ यहां पहुंचे और लोगों का टीकाकरण किया। और जेतु 45 से ऊपर लोग जिनके लिए ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन द्वारा दे रहे थे, तो इन लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को नीचे नहीं जाना पड़े, सब सेंटर क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बेसिकली जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम, ब्लॉक का टीम, यहाँ सब अधिकारियों को लेके हम यहाँ पे आए और सब लोग जन को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में यहाँ पहुंची टीम ने गांव के लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया, जिसके बाद गांव के तमाम योग्य लोगों ने खुशी खुशी टीका लिया। आया कितना बुरा आदमी जाना न पाता था, लेकिन आज यहाँ पे गांव में पहुँचे के लेके हमको वैक्सीन लगा दिया। बहुत खुशी, बड़ी खुशी की बात है। डीएम साहब चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो गांव वालों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने की नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की जिद उन्हें शहर से दूर इस दुर्गम इलाके में ले आई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश नजीर साबित होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर जल्द से जल्द टीका लेगा। अलीपुर द्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।